नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो दूसरा पार्ट है, जो बचे हुए कंटेंट्स है उसे पूरा कंप्लीट करते जा रहे हैं। यहाँ पर फास्ट रिवीजन के तौर पर ले रही हूँ। अगर आपको इस टॉपिक के अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है एजुकेशन विद मी, तो आप वहाँ पर इस टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी PDF बनेगी मैं उस पर डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप उसे लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मैं जो भी स्टडी के रिलेटेड ऑथेंटिक वीडियो होंगे, मतलब ऑथेंटिक मटेरियल है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सो दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी पार्ट लेकर आ रही हूँ वह सारा का सारा मटेरियल मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी के साथ ही आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जो बचे हुए कंटेंट है, शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, शिक्षण की अवस्थाएं, क्रियाएं, इसे ही हम फेज और ऑपरेशन ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। और इसके 3 सोपान है, यानी 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप है शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, यानी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहते हैं। दूसरा जो सोपान है शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, यानी इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। और शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था, यानी पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यह जो है शिक्षण की पूर्व तत्परता और आवश्यकता, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यह जो इस पद के अंतर्गत शिक्षण योजना तैयारी की जा सकती है। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है वह सारा इस पद में, यानी इस सोपान में देखने को मिलता है। इसमें जो प्रमुख 5 प्रक्रिया हैं। ठीक है, इसमें 5 प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए इसमें 5 प्रक्रिया है। एक, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। दूसरा, पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेना। और तीसरा है प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था तैयार करना। शिक्षण की युक्तियाँ एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेना। और 5वां जो स्टेप है इसके अंतर्गत आने वाला भेद है प्रक्रिया का, विशिष्ट वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना। ठीक है, समझ में आया यह? पहला देखिए, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित कर पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेना, ये 2 पॉइंट हो गए। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेना। और 5वां है विशिष्ट वस्तु के लिए व्यक्तियों का विकास करना। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, यह दूसरा सोपान यानी दूसरा स्टेप है। तो शिक्षण के अंतः प्रक्रिया अवस्था, इसे ही हम अंग्रेजी में इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है और वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं वह करता है, यानी शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाता है वहाँ कक्षा में, वह सारा का सारा यहाँ पर यानी इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में सम्मिलित है। और इसकी जो क्रियाएं हैं, यहाँ पर देखिए क्रियाएं 3 क्रियाएं हैं। कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति होती है, यहाँ पर छात्रों का निदान होता है। और क्रिया एवं प्रतिक्रिया, यानी शिक्षक और छात्र के बीच क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है। और क्रिया एवं प्रतिक्रिया में भी 4 स्तर माने जाते हैं। उद्दीपकों का चयन होता है, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण होता है, युक्तियों का प्रयोग किया जाता है और युक्तियों का विस्तार किया जाता है। समझ में आया? इसमें जो फेज है वो 3 है और जो 1, 2, 3, ठीक है, इसके अंतर्गत 4 आते हैं। पहले में आया कक्षा के आकार पर
आकार और प्रकार की अनुभूति होती है, दूसरा जो है छात्रों का निदान होता है, और तीसरा जो है क्रिया एवं प्रतिक्रिया। यहाँ पर जो उद्दीपकों का चयन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, युक्तियों का प्रयोग और विस्तार होता है। यहाँ पर देखिए ये 4 है, वह बता चुकी हूँ मैं, तो समझ में आया आपको यह। अभी जो अंतिम फेज बचा है उसे देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतिम फेज है, ठीक है। ये यहाँ पर शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था ने पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इसे हम देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए इसमें मूल्यांकन से संबंधित यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अपूर्ण होता है, और मूल्यांकन कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये सारा इसमें ही समाहित है। और इसमें जो क्रियाएं हैं वह 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। शिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और समुचित मूल्यांकन प्रविधियों का चयन होता है, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। और अंतिम जो है वो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, इस शिक्षण के तत्परता के बाद की अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था में समाहित है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण क्रियाओं का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ टीचिंग, ठीक है। अभी इसमें देखेंगे कि छात्र और अध्यापक यानी छात्र शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश से पूर्व और कक्षा में प्रवेश के बाद कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए, इनका सारा ज्ञान भली भांति दोनों ही जानते हैं। और शिक्षण क्रियाओं के ज्ञान द्वारा सेवारत शिक्षक यानी जो शिक्षक वहाँ पर कार्य करते हैं अपने शिक्षण और कौशलों में अपेक्षित सुधार लाते हैं, और शिक्षण कार्यों को अनुदेशन की मदद से पूरा किया जाता है। अतः ये क्रियाएं अनुदेशन रूपरेखा तैयार करने में भी मदद करती है। ये जो तीनों क्रियाएं हैं, शिक्षण की पूर्व की तत्परता की अवस्था, और शिक्षण के अंत प्रक्रिया की अवस्था, और ये है जो शिक्षण के बाद की यानी शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था, यह सारा ये तीनों भी सोपान शिक्षण के महत्व को और उसके कौशल्य को सुधारने में बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। शिक्षण क्रियाएं शिक्षण की विशिष्ट क्रियाओं के संपादन में सहयोगी सिद्ध होती है, और शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण चरों को समझा भी जाता है, और शिक्षण क्रियाएं सीखने की दशाओं का सृजन भी करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो शिक्षण की क्रियाएं हैं, जो सीखने की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, ज्ञाने के अनुसार सीखने के 5 प्रकार है, ठीक है। सीखने के 5 प्रकार है। सीखने के 5 प्रकार है। एक है उद्दीपक, ज्ञाने के अनुसार 5 फेज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध, ठीक है। और बाद में आता है शाब्दिक संबंध अथवा क्रम, शाब्दिक संबंध अथवा क्रम। और यहाँ पर देखिए बहुभेदीकरण या बहुभेदीय विभेदीकरण, यहाँ पर आता है प्रत्यय अधिगम, और यहाँ पर आता है सिद्धांत अधिगम। ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रकार है वो सीखने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अब हम देखेंगे कि शिक्षण की जो भी लेवल्स है उसे हम देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे शिक्षण के स्तर यानी लेवल ऑफ टीचिंग्स, मतलब यहाँ पर और एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि विभिन्न स्तर, यानी शिक्षण के विभिन्न स्तर या डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर देखिए कि शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है अधिगम होता है, और एक शिक्षक विषय वस्तु को 3 स्तरों के माध्यम से छात्र तक पहुँचना चाहता है।
अब यहाँ पर देखिए स्मृति स्तर, इसे ही हम स्मरण शक्ति स्तर कहते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण व्यवस्था या हार्वर्ड शिक्षण मॉडल, मेमोरी लेवल या एमएल, ये सारे नाम स्मृति स्तर के ही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण है स्मृति स्तर, यह हार्वर्ड ने दिया है। ठीक है, हार्वर्ड ने दिया है। और यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण माना जाता है इस लेवल को। और यहाँ पर जो तथ्य होते हैं, तथ्य वो कंठस्थ कर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया है, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स मानी जाती है। यहाँ पर यह जो स्मृति स्तर है यह उद्दीपन प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स मानी जाती है। यहाँ पर सीखने की तीव्रता अधिक होती है, प्रतिधारण की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ यानी कंटिन्यूअस स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण माने गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से यहाँ पर मौखिक का प्रयोग किया जाता है और लिखित का भी किया जाता है। उसी के साथ ऐसे टाइप क्वेश्चंस यानी निबंध प्रश्नों की परीक्षा भी यहाँ पर सम्मिलित है। समझ में आया यह स्मृति स्तर, यह हार्वर्ड ने दिया है, यह आपको समझ में आया। यह जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण माना जाता है। ठीक है, पहला चरण। और दूसरा है यहाँ पर जो तथ्य होते हैं वो यहाँ पर कंठस्थ यानी रटने पर अधिक बल दिया जाता है और अभ्यास करने के लिए स्टूडेंट को प्रेरित करता है यह जो स्तर है वो। ठीक है, यहाँ पर उद्दीपन और प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को अधिक महत्व दिया है। और सीखने की तीव्रता और प्रतिधारण की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन। और जो तथ्य है फिर से अभिज्ञ यानी कंटिन्यूअस, यहाँ पर रटने के ऊपर ही बल दिया जाता है। और यह जो स्तर है इस स्तर का मुख्य लक्षण उच्च स्मृति का लक्षण माना जाता है, मतलब मुख्य लक्षण माना जाता है, जो मूल्यांकन प्रणाली के रूप में मौखिक भी होते हैं, लिखित भी होते हैं। और यहाँ पर जो ऐसे टाइप क्वेश्चन उसे हम निबंध प्रश्नों की परीक्षा यहाँ पर इस स्तर पर सम्मिलित किया गया है। अब हम देखते हैं जो दूसरा स्तर है बोध स्तर या समझ स्तर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोध स्तर या समझ स्तर, इसे ही बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बोध स्तर, समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, अबोध स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, इसे ही मॉरिसन शिक्षण मॉडल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और इवेल भी कहते हैं। यह जो स्तर दिया है वह मॉरिसन ने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। इसके जो प्रवर्तक, यह स्तर देने वाले ही इस स्तर के प्रवर्तक या प्रस्तावक या प्रख्यातक माने जाते हैं। तथ्यों को यहाँ पर याद ही नहीं करना है बल्कि समझने पर ही अधिक बल दिया जाता है। इस स्तर का जो उद्देश्य है विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन की क्षमता को विकसित करना है। सामान्यीकरण का जो मुख्य अर्थ है यानी सामान्य अर्थ यहाँ पर बताया है, जैसे कि अवधारणाओं, सिद्धांतों, संकल्पनाओं, परिभाषाओं आदि को समझने की क्षमता का विकास करना है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि न्यूटन का जो सिद्धांत है और शिक्षण के जो 5 सिद्धांत माने जाते हैं उन 5 सिद्धांत को यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण देखा गया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए कि छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान किया जाता है। वैसे ही स्मृति स्तर पर छात्रों के विकास पर ध्यान देने के बजाय रटने पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि रटने के बाद ही या तथ्यों को कंठस्थ करने के बाद ही वह विद्यार्थी अभ्यास के लिए प्रेरित होगा। लेकिन बोध स्तर में इस प्रकार नहीं है, जो यहाँ पर रटने के सिवा यानी तर्क को केवल समझना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान
करते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न यानी एसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर जैसे कि लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समावेशित किया है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहाँ पर मूल रूप से समावेशित किया गया है। अब देखिए जो अंतिम स्तर बचा है उस स्तर को हम देखेंगे। ठीक है, चिंतन स्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, चिंतन स्तर। यह जो चिंतन स्तर है इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि विमर्शी स्तर, इसे हंट मॉडल या हंट शिक्षण मॉडल, रिफ्लेक्टिव लेवल और RL भी कहते हैं। और यह जो स्तर दिया है वो हंट जी ने दिया है। ठीक है, इसके मुख्य प्रस्तावक हंट रहे हैं। और यहाँ पर जो शिक्षण का उच्चतम स्तर है चिंतन स्तर, परंतु स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर इसका जो आधार है वो दोनों पहले हमने जो देखे हैं स्मृति स्तर और बोध स्तर, ये दोनों भी चिंतन स्तर का आधार है। यहाँ पर इन दोनों के सिवा चिंतन स्तर यह मतलब महत्वपूर्ण साबित नहीं होगा। ठीक है, शिक्षण का उच्चतम स्तर के साथ स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति के स्तर को आधार बनाकर यह यहाँ पर जो शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है उसे हम देख सकते हैं। और कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है और यहाँ पर जो स्तर की विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करना और ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान करके इस स्तर पर छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान या शोध भी किया जाता है, यानी रिसर्च किया जाता है। छात्रों के जो भी समस्याएं हैं उस पर शोध और अनुसंधान भी किया जाता है इस स्तर में। यहाँ पर जो परीक्षा के लिए मुख्यतः जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं वह निबंध प्रकार के प्रश्न और प्रश्न उत्तरों का उपयोग भी यहाँ पर किया जाता है। निबंध परीक्षा के साथ छात्रों के मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारियों का भी मूल्यांकन कर उसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्यचर्या यानी करिकुलम को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। और यहाँ पर औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था जो है इसके जो आधार है चिंतन स्तर के दो आधार माने जाते हैं, स्मृति स्तर और बोध स्तर। ठीक है, अब हम देखेंगे मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप यानी बेसिक टीचिंग मॉडल्स। यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है शिक्षण का जो भी उद्देश्य है कि शिक्षा प्रदान करना, लेकिन उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और जिसका हमें शिक्षण प्रतिरूप कहने के लिए दो भागों में यानी दो मूलभूत प्रतिरूप यानी दो टीचिंग के मॉडल हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शिक्षक केंद्रित होते हैं एक, और दूसरा है छात्र केंद्रित। बेसिक टीचिंग मॉडल यानी मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप कहते हैं इसे ही। तो इसके दो प्रकार माने जाते हैं, शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित। यह जो होता है वो शिक्षक केंद्रित यानी प्रशिक्षक केंद्रित होता है, और यह जो होता है वो छात्र केंद्रित यानी शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है यानी पेडागॉजिकल अप्रोच कहते हैं। यहाँ पर जो दृष्टिकोण होता है वो परंपरागत होता है, और यहाँ पर जो शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ पर जो शिक्षक का है ना पूर्ण नियंत्रण, यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वो परंपरागत होता है, और शिक्षक का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री और प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है शिक्षक का।
ठीक है। और शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतया शिक्षक पर आश्रित होते हैं। यहाँ पर शिक्षक पर आश्रित होते हैं, ठीक है, आश्रित। और यहाँ पर जो तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि स्टूडेंट को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। छात्रों को जो सीखने के लिए प्रक्रिया का मूल्यांकन यहाँ पर शिक्षक करते हैं, और यहाँ पर अंग्रेजी में पेडागोजी भी कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है पेडागोजी का जो अर्थ होता है शिक्षण का विज्ञान, ठीक है, मतलब साइंस ऑफ टीचिंग। समझ में आया? अब देखेंगे कि हम शिष्य केंद्रित यानी छात्र केंद्रित शिक्षण यानी एंड्रोगोजिकल अप्रोच, ठीक है, इसमें जो इसका जो दृष्टिकोण होता है वह स्वमूल्यांकन होता है, स्वमूल्यांकन, ठीक है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है, आत्मनिर्देशित व स्वयं उत्तरदायी मानता है। यहाँ पर जो छात्र होता है वो स्वयं उत्तरदायी होता है यहाँ पर, ठीक है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं बल्कि उसकी विवेचना भी निहित होता है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है और शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना यहाँ पर शिक्षक का कार्य होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ही, ठीक है, स्टूडेंट ही यहाँ पर स्वयं आत्मनिर्देशित करता है और उसके बाद वह स्वयं उत्तरदायी होता है। यहाँ पर केवल ज्ञान को प्राप्त करना ही नहीं बल्कि उसकी विवेचना भी करता है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि छात्र के लिए, शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए, शिष्य के लिए एक वातावरण तैयार करके देना, मार्गदर्शन करना यहाँ पर शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। ये दोनों जो मॉडल है, ये दोनों मॉडल चरम स्थिति को वर्णनित करते हैं और व्यवहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होती रहती है और दोनों एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मॉडल में, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अब हम देखेंगे कि शिक्षण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, इसे ही हम शिक्षण के उद्देश्य में दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर ब्लूम का वर्गीकरण है और गैगने और ब्रिग्स का वर्गीकरण है। ब्लूम ने 3 भागों में शिक्षण को बांटा है या भेद किए हैं: ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। अब ज्ञानात्मक भाव क्षेत्र, और इसे ही हम कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, इसे हम अफेक्टिव डोमेन और इसे हम साइकोमोटर कहते हैं, ठीक है। अब ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में किया गया है। ब्लूम के द्वारा यह वर्गीकरण जो शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है और इसे अंग्रेजी में हम 3H भी कहते हैं, ठीक है। अब ज्ञानात्मक को हेड कहते हैं, हेड, भावात्मक को हर्ट कहते हैं, ठीक है, और इसे मनोसंचालित को हैंड कहते हैं। समझ में आया ये? अब हम आगे देखेंगे कि ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। यहाँ पर यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है और इसमें 6 भेद किए हैं, 6 प्रकार है और 6 स्तर भी है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र ही यानी कॉग्निटिव डोमेन के, ठीक है। अब ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में पहला जो स्तर है ज्ञान यानी नॉलेज, यह इसमें मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है
और बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में, और यहाँ पर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। उपयोग यानी एप्लीकेशन, इसे हम अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं, और यहाँ पर मूर्त यानी अमूर्त या भावनात्मक यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाए जाने से इसका संबंध है। अब हम देखेंगे कि विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण को एनालिसिस कहते हैं अंग्रेजी में, और प्राप्त सूचना को घटकों के माध्यम से या इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण है संश्लेषण, जो विश्लेषण का विलोम माना जाता है यानी विरुद्ध माना जाता है, और यहाँ पर जो मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में ध्यान दिया जाता है। एक समग्र सोच विकसित होती है और इस स्तर में यानी बहुत ही बारीकी से घटकों का समावेश कर उस पर सोच विचार कर उसका जो विकास किस प्रकार हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब अंतिम जो बचा है वह मूल्यांकन है। मूल्यांकन को हम अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं, और यहाँ पर विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में निर्णय लिया जाता है। अब है दूसरा ज्ञान क्षेत्र होने के बाद जो दूसरा जो स्तर है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसे ही हम हेड कहते हैं, ठीक है, हेड, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं अंग्रेजी में। अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। यहाँ पर देखिए अफेक्टिव डोमेन में, ठीक है, ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से जो मनोदृष्टि या मनोभाव यानी एटीट्यूड, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता यानी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, और जीवन के लिए अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए आदि पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। समझ में आया। और यहाँ पर जो है 5 स्तर माने जाते हैं जो अफेक्टिव डोमेन के। अफेक्टिव डोमेन के 5 स्तरों में सबसे महत्वपूर्ण है आग्रहण यानी रिसीविंग, इसे हम रिसीविंग भी कहते हैं, और रिसीविंग का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। यहाँ पर हम जो सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं वह यहाँ पर होती है। दूसरी है आग्रहण यानी आग्रहण, ठीक है। आंकलन, सॉरी मैं और एक बार बताती हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। आग्रहण यानी रिसीविंग, यहाँ पर सुनने की इच्छा होती है। आकलन यानी हम जो सीख रहे हैं उसका जो महत्व है वह समझना, ठीक है। बाद में आती है प्रतिक्रिया को हम अंग्रेजी में रेस्पॉन्डिंग कहते हैं, और सहभागिता की इच्छा व्यक्त करना होता है। यहाँ पर मतलब हमारी जो सहभागी होने की जो इच्छा है वह यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि संयोजित करना, इसे ही हम अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। संयोजित करने को ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ यहाँ पर मिलान करना है, यानी यहाँ पर सब मिलजुल कर एक व्यवस्था के तौर पर कुछ ना कुछ मिलान करते रहते हैं। निरूपण यानी निरूपण को कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, और कैरेक्टराइजेशन का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जहाँ पर अंतर करना या अभिव्यक्ति करना होता है। यह सारे के सारे 5 जो भी स्तर है वह आकलन यानी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के 5 स्तर है: आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना और निरूपण। अब देखिए अंतिम है यहाँ पर ब्लूम के वर्गीकरण में मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र यानी साइकोमोटर। यहाँ पर देखिए साइकोमोटर के संदर्भ में मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी इसे कह सकते हैं, और मुख्य रूप से तकनीकी कौशल्य के अधिग्रहण को संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर अनुदेशात्मक उद्देश्यों के बहुत ही महत्वपूर्ण 5 स्तर माने जाते हैं। जो भी यहाँ पर
ठीक है। यहाँ पर जो 5 स्तर है वह सारे के सारे साइकोमोटर डोमेन में मौजूद है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लूम के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण डोमेन माना जाता है। अब हम देखेंगे कि हस्तकौशल्य कार्य साधना, ठीक है। यहाँ पर जो हस्तकौशल्य कार्य साधना है इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, और इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग कर प्रयत्न करता है उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। मतलब यहाँ पर जो मैनिपुलेशन में छात्र जो है अपने शिक्षा को किस प्रकार पढ़ना है और किस प्रकार आगे बढ़ना है, इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मशीनरी, उपकरणों यानी जो अपैरेटस होते हैं, जो मशीन्स होते हैं उसका प्रयोग करता है। अब देखेंगे दूसरा जो प्रतिरूपता है, प्रतिरूपता को हम इमिटेशंस कहते हैं, और इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षा के कौशल्य को यथारूप में अपनाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। तीसरा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, इसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, और यहाँ पर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है यह स्तर। और प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन, ठीक है, प्रकृतिकरण नेचुरलाइजेशन, तो इसमें कौशल्य को आत्मसात कर शिक्षार्थी अनुरूप बनना यानी अडाप्ट और संशोधित करना यानी मॉडिफाइड करना, और नई तकनीकों को नियमित यानी डिज़ाइन या ड्रॉ करना आदि गुणों को यहाँ पर इस स्तर के अंतर्गत सीखता है छात्र। अभी जो अंतिम बचा है परिशुद्धता, इसे ही हम प्रिसेशन कहते हैं, और अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यह सबसे महत्वपूर्ण उक्ति है जो बहुत ही जितनी बार आप पढ़ोगे उतना आप सुजान यानी ज्ञानी बनोगे, ठीक है। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। तो इस प्रकार हमने ब्लूम के वर्गीकरण को देखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना सारा ब्लूम का वर्गीकरण है। अब हम देखते हैं गैगने और ब्रिग्स का जो वर्गीकरण है, ठीक है। गैगने और ब्रिग्स के वर्गीकरण में भी जो 5 स्तर माने गए हैं वह सारे के सारे स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन महत्वपूर्ण जो स्तर माने गए हैं वो शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर सिद्ध होते हैं। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, ठीक है। ज्ञानात्मक रणनीतियों में इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल्य को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों का समावेश इस स्तर में होता है, और इसे ही हम कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। अभी दूसरा है बौद्धिक कौशल्य, इसे हम इंटेलेक्चुअल स्किल कहते हैं, और यह जो कौशल्य है किसी बौद्धिक कौशल्य को हम इंटेलेक्चुअल स्किल कहते हैं, और यह कौशल्य किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण या कारगर सिद्ध होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो गैगने और ब्रिग्स के वर्गीकरण में दूसरा स्तर माना जाता है। अभी तीसरा स्तर है मौखिक सूचना। थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ऊपर नीचे हो चुके हैं उद्देश्य। तो अब मैं मतलब यहाँ पर सबसे बारीकी से मतलब स्टेप वाइज जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मौखिक सूचना को हम अंग्रेज़ी में ओरल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और यह किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में इस स्तर का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, यह जो चौथा पॉइंट है गैगने और ब्रिग्स के शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण का, ठीक है। इसे ही हम अंग्रेजी में मोटर स्किल्स कहते हैं, और इसके अंतर्गत मस्तिष्क, तांत्रिक प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं, तो उनमें सामंजस्य मोटर स्किल्स कहते हैं। और यहाँ पर जो मस्तिष्क, तांत्रिक प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं और उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, इस स्तर के अंतर्गत आता है। अभी जो अंतिम जो स्तर बच्चा है गैगने और ब्रिग्स का जो शिक्षण के उद्देश्य में,
मनोदृष्टि को हम एटीट्यूड कहते हैं और यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। और यहाँ पर किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए ही इस स्तर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की जो मानसिक स्थिति है उसका आकलन यहाँ पर होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लूम का वर्गीकरण हो चुका है, यहाँ पर एंडरसन और कर्तुअल के अनुसार 2001 में ब्लूम के वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया है, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया है। अब यहाँ पे देखिए 2001 में, ठीक है, 2001 में एंडरसन और कर्तुअल के अनुसार जो ज्ञान के 4 आयाम बताए हैं, ठीक है, ज्ञान के 4 आयाम बताए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आता है तथ्यात्मक ज्ञान, दूसरा आता है वैचारिक ज्ञान, तीसरा आता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है, और चौथा आता है मेटाकॉग्निटिव, ठीक है। अब हम मेटाकॉग्निटिव क्या है उसे देखेंगे। मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का अर्थ होता है, हम ज्ञान का ज्ञान भी कह सकते हैं इसे, मेटाकॉग्निटिव को। इसका जो मार्मिक अर्थ है, ज्ञान प्राप्ति कैसे की जाए, इसका मूल अर्थ, यानी मेटाकॉग्निटिव का मूल अर्थ है कि हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, ठीक है, मेटाकॉग्निटिव। कॉग्निटिव। तो ठीक है दोस्तों, आपको यह जो शिक्षण के उद्देश्य है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है, जो आपको समझ में आए होंगे। अभी हम अगला टॉपिक देखेंगे इसमें का, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं उसे हम देखेंगे, यानी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग्स। सबसे महत्वपूर्ण पहला जो है यहाँ पर, ठीक है, शिक्षण के 3 आधार हैं, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 प्रश्न के आधार पर यह तय किया जाता है कि क्यों, कैसे, क्या। क्यों का उत्तर यहाँ पर दर्शन शास्त्र के द्वारा दिया जाता है, कैसे का उत्तर मनोविज्ञान के द्वारा दिया जाता है, और क्या, इस प्रश्न का उत्तर समाज के द्वारा दिया जाता है। तो हम यहाँ पर संक्षेप में कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि इसका जो शिक्षा का मूल आधार है वह दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। अब हम देखेंगे दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, और आइडियलिज्म किसने दिया है, अरस्तु ने। अरस्तु ने यह आइडियलिज्म एक अवधारणा दी है जो यहाँ पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थान है जो शिक्षण में। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत माना गया है और जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरिस्टोटल ही, अरस्तु को अरिस्टोटल कहते हैं अंग्रेजी में। अरस्तु के अनुसार शिक्षण का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक, ठीक है, नैतिक, यहाँ पर देखिए नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानव के लिए अत्यंत आवश्यक हो। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों यानी मॉरल वैल्यूज, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी, आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और व्यक्ति के उन्नयन यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बल देते हैं। कौन? अरस्तु, ठीक है। और संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि जो अरस्तु ने आदर्शवाद को जो महत्वपूर्ण माना है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसे ही ट्रूथ, गुडनेस एंड क्रिएटिविटी को आदर्शवाद की आत्मा मानते हैं। और यहाँ पर अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमज़ोर शिक्षण विधियाँ, सहशिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसके मुख्य कमियाँ मानी जाती हैं, ठीक है, कमियाँ। समझ में आया? अब देखेंगे हम प्रकृतिवाद।
प्रकृतिवाद, इसे ही नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। और यह जो प्रकृतिवाद की जो अवधारणा दी है वो डाल्टन ने दी है और इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना है। पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे गिरने से ऐसा करने दे, क्योंकि उसे गिरने से अपनी भूल का एहसास हो सकता है। और यहाँ इस प्रकार में शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। यहाँ पर जो है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है, यानी एंड्रोगॉजिकल अप्रोच यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। शिक्षा का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है और इसमें निषेधात्मक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है और जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचना है। और क्रिया द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव और इंद्रियों के द्वारा शिक्षण ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो शिक्षण का ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण होता है उसे भी है। और क्रीड़ा यानी प्ले वे, ह्यूरिस्टिक मेथड भी यहाँ पर डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियों के मुख्य रूपों में प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद को ही प्रयोगवाद कहा जाता है या प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। और यहाँ पर जो इस अवधारणा के जो जनक माने जाते हैं वो जॉन डेवी है। ठीक है, आपको समझ में आया जॉन डेवी ने क्या दिया है, ऐसे प्रश्न पूछा गया तो प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद या प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। ठीक है, यह जॉन डेवी ने दिया है। जॉन डेवी का प्रयोजनवाद मुख्य प्रतिपादक माना गया और इसमें क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसको ही एक्सपेरिमेंटलिज्म भी एक अलग से नाम दिया है उन्होंने। ठीक है, प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना जाता है और इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्यों का कोई स्थान नहीं, अनुभव ही मूल्यों की कसौटी पर आधारित होते हैं और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होता है। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है और प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली यानी एक्टिविटी स्कूल सिस्टम का आरंभ इसी प्रयोजनवाद से हुआ है। अब हम देखेंगे अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववाद को एक्सटेंशनलिज्म भी कहते हैं और यह इसके जो प्रवर्तक है किरकेगार्द है। ठीक है, किरकेगार्द जी का कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्ववाद है। इस अस्तित्ववाद में यानी इसमें व्यक्तित्ववाद यानी इंडिविजुअलिज्म पर अधिक बल दिया गया है और अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यहाँ पर स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। और अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि यहाँ पर उत्पन्न करने में सहायक बने। अभी जो अंतिम है योग, अभी योग जो दिया है ऋषि पतंजलि ने और भारतीय परंपरा के अनुसार परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं। योग यह भारतीय दर्शन के शास्त्र के अनुसार 6 रूप माने जाते हैं परंपरागत दृष्टिकोण से और ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। और योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है और यहाँ पर यह शारीरिक व्यायाम नहीं और इसके 8 घटक माने जाते हैं। यम, आत्मनियंत्रण, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को यहाँ पर 8 प्रमुख घटक माने जाते हैं योग के। और यहाँ पर योग के इन घटकों के अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जाता है और ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार हम शिक्षण की अवधारणाओं को पूर्ण कर चुके हैं। अभी जो अंतिम बचा हुआ जो कुछ भी कंटेंट है, जो भाग है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वह हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।